रैखिक समीकरण योग की प्रश्नावली 3.6 और ये हम एनसीईआरटी से करा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग एनसीईआरटी की किताब को लेकर बैठें तो ज़्यादा सही रहेगा। अब इसमें 3.6 का पहला क्वेश्चन मैं जो 8 खंड थे वो मैं पिछले 2 वीडियो में आपको करा चुका हूँ। यदि किसी ने नहीं किए हैं तो उन्हें देख लेना चाहिए। आज दूसरा प्रश्न हम लोग करेंगे और दूसरे प्रश्न में 3 खंड हैं तो उन तीनों सवालों को मैं कराता हूँ। पहला सवाल बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक किताब से भी पढ़ते रहेंगे साथ में तो अच्छा रहेगा। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। जो लोग किसी नदी के किनारे गए होंगे कभी, जैसे अपने यहाँ के लोग गंगा जी जाते हैं गंगा स्नान करने या किसी और भी नदी, तो उन्हें देखा होगा कि एक बहाव की दिशा भी होती है। एक बहाव होता है, वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा होता है। पत्ते वगैरह और डालियाँ अगर आप देखेंगे बहुत तेज़ी से बहकर जा रही होती हैं, वो है बहाव की दिशा और बहाव की गति भी है। अब जैसे आपका हवा में अनुभव होता है कि आप अगर साइकिल चला रहे हो, आप एक साइकिलिस्ट हो मान लो, और साइकिल अगर हवा की दिशा में चला रहे हो तो आपको लगेगा साइकिल बहुत हल्की चल रही है और तेज़ गति से हम वहाँ पहुँचते हैं जहाँ गंतव्य पर पहुँचना होता है। और यदि हम हवा के विपरीत दिशा में चल रहे होते हैं तो स्पीड कम हो जाती है और ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। ठीक ऐसा ही जैसा आपको अनुभव हवा में साइकिल चलाने के दौरान होता है, ऐसा ही पानी में जब व्यक्ति तैरता है और ख़ासकर नदी में, तो उसके सामने 2 स्थिति होती हैं। अगर वो नदी में तैर रहा है तो अगर वो बहाव के अनुकूल चल रहा है तो जो उसकी आपेक्षिक चाल है वो जो होगी वो उसकी अपनी चाल में, जो शांत जल में उसकी अपनी स्पीड निकलती, उसमें बहाव की चाल जुड़ जाती है। यानी उसकी अपनी चाल प्लस बहाव की चाल, नदी की चाल ऐसा मान लो, दोनों चीज़ें जुड़ जाती हैं। और यदि वही व्यक्ति धारा की दिशा के विपरीत चल रहा है, अब नदी इधर को चल रही है बहाव और वो इधर जा रहा है उल्टा, तो वहाँ पर उसकी अपनी चाल में से, जो उसकी आपेक्षिक चाल कैसे निकलती है, उसकी अपनी चाल में से धारा की चाल घटा दी जाती है। तो ऐसे दोनों का डिफरेंस जो होता है वो आपेक्षिक चाल आता है। हम जो सवाल करेंगे, जो सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, तो इसमें जो नदी वाले संबंधी जो सवाल होते हैं इसमें जो चाल लगाई जाती है, यहाँ पे चाल आपेक्षिक चाल लगाई जाती है। यानी जो व्यक्ति नदी में तैर रहा है तो वो अब मतलब नदी के अनुकूल तैर रहा है यदि या प्रतिकूल तैर रहा है, तो यहाँ पर आपेक्षिक चाल आपको निकालनी होगी। अनुकूल है तो बढ़ जाएगी, प्रतिकूल है तो घट जाएगी। इस प्रकार की बात ध्यान रखते हुए इस तरह के सवाल में थोड़ा सा करना होता है। अब जैसे ये कहा ऋतु धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर ली, आप अंदाज़ा लगाइए। और धारा के प्रतिकूल अब जब उल्टा चली तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर। अब ये इतनी कम क्यों आई, अब आप समझ सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो उन्होंने कहा उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो ऋतु की चाल अपनी कितनी रही होगी, यानी ऋतु शांत जल में तैरे तो कितना गति से तैर सकती है, वो वाली उसकी अपनी चाल कहलाएगी। और दूसरी चीज़ धारा की चाल कितनी है, क्योंकि यही तो ऋतु की चाल को प्रभावित कर रही है, या तो बढ़ा देती है या घटा देती है। तो अब यहाँ पर मैंने मान लिया, जैसे कि हमको इस तरह के सवाल करने हैं, तो माना ऋतु की तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल, पूरी मैं बात ऐसे करके शॉर्ट में लिख देता हूँ, x किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल, अब जो धारा की चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब चीज़ कैसे बनेगी, देखो धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में ऋतु की चाल, तो ये जो अपेक्षिक चाल निकल के आएगी ऋतु की, वो क्या हो जाएगी, ऋतु की अपनी चाल और प्लस धारा की चाल, तो x + y किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत, धारा के प्रतिकूल, तो ऋतु की जो चाल बनेगी वो x में से y यहाँ घटा दिया जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से ये 2 बात ध्यान रखने की होती हैं। अब आप ऐसे समझें, सूत्र है समय बराबर दूरी बटे चाल। इस सूत्र का यदि हम प्रयोग करें से, अब धारा की दिशा में देखें, प्रथम शर्तानुसार
पहली शर्त के अनुसार इस सूत्र का प्रयोग करके मैं क्या देख रहा हूँ कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरी, काय में धारा के अनुकूल। तो देखो समय कितना लगा, 2 घंटे, दूरी कितनी तय करी, 20 किलोमीटर। अब चली क्या है, धारा के अनुकूल। तो जो चाल लगेगी वो अपेक्षित चाल लगेगी, यानी कि x प्लस वाई, यहाँ x नहीं लगेगी, तो ये x प्लस वाई हो गया। अब मैं अगर तिरछी गुणा करते हुए यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 20/2 यानी कि 10 हो गया, समीकरण नंबर 1 डाल दिया। ऐसे ही देती है शर्तानुसार। दूसरी शर्त क्या कह रही है, अब इसी कंडीशन में आ जाओ। समय कितना लगा भैया, 2 घंटे में दूरी कितनी तय करी, 4 किलोमीटर, और चाल कितनी हो गई। अब देखो प्रतिकूल वाले दिशा में जब चाल लगेगी तो x माइनस वाई हो गई, तो यहाँ पर ये x माइनस वाई यहाँ लिखते हुए 4/2 यानी कि 2 हो गया, ये समीकरण 2 हो गई। अब आपके सामने 2 समीकरण हैं और ये 8वीं का बालक भी हल कर सकता है इसको, तो इसलिए मैं इसको पूरा नहीं करा रहा हूँ, इसको सॉल्व करके आगे का मान निकाल लें। अगला सवाल कराना शुरू करता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, ये दूसरा खंड है। किताब में पढ़ें, क्वेश्चन को अपनी एनसीईआरटी की किताब उठाएं और उसमें क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें। साथ साथ मैं पढ़ रहा हूँ, अपने लिखने के लिए पढ़ा है। 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कोई ये काम है, उस पर 2 महिलाएं और 5 पुरुषों की टीम लगा दी जाए तो वो उस काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसके आगे की बात कहते हैं कि अगर 3 महिलाएं और 6 पुरुषों की टीम है एक दूसरी, वो लगाई जाए तो वो उस काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम वही है। अब प्रश्न क्या है कि अगर इसी काम को एक अकेली महिला कितने समय में कर लेगी, और अगर इसी काम पर एक अकेला पुरुष लगाया जाए तो वो कितने दिनों में कर पाएगा, ये प्रश्न है। इस तरह के जो सवाल होते हैं, चूँकि इससे पीछे के और सवाल जो थोड़े हल्के स्तर के हैं वो यहाँ पर नहीं हैं, आप अन्य किताबों में देख सकते हैं, तो आपको सीधे सीधे ना पहले ये संबंध निकालना पड़ेगा कि महिला का काम कितने पुरुषों के बराबर है या कितने पुरुषों का काम कितने महिलाओं के बराबर है। अगर हम इस चीज़ तक पहुँच जाते हैं, थीम तक, तो फिर महिला और पुरुष के काम में क्या संबंध है, फिर हम इस तरह के सवाल को हल कर पाते हैं। आगे की बात बताता हूँ। पहले हमें ये देखना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों टीमों को कंपैरिजन करना पड़ेगा, कंपैरेटिवली देखना पड़ेगा दोनों टीमों का काम क्या है। अब जैसे पहली टीम है तो वो 4 दिन में काम पूरा कर रही है, जबकि पहली टीम में कौन कौन है, 2 महिलाएं और 5 पुरुष हैं, और दूसरी टीम 3 दिन में काम पूरा कर रही है, उसमें 3 महिलाएं और 6 पुरुष हैं। इसमें एक बात और सीखने की होती है तो बहुत सामान्य सी बात। जैसे किसी काम को अगर एक व्यक्ति 3 दिन में पूरा कर रहा है, बिल्कुल सामान्य सी बात है, कोई काम आपने लगाया, मान लो आपके घर की पुताई होनी है और एक व्यक्ति उस दीवार को 3 दिन में पुताई कर रहा है आपके गेट की, तो आप चाहते हो 1 दिन में हो जाए, तो कितना व्यक्ति लगाना पड़ेगा, 3 व्यक्ति। ठीक, बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर मान लो किसी काम पे खेत जोतने का काम है, आपने एक आदमी लगाया, 10 दिन में कर पा रहा है, अब आप चाहते हो 1 ही दिन में हो जाए ये काम, तो गणित कहती है कि 10 आदमी लगा दो तो वो 1 दिन में कर देंगे। इस थ्योरी को यानी उतना गुना कर देते हैं, यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना है। हमने देखा 4 दिन में किसी काम को करते हैं 2 पुरुष, 2 महिलाएं और 6 पुरुष। हमने यहाँ पर सॉल्यूशन में लिख देते हैं, हम 4 दिन में किसी काम को करते हैं कितने, 2 महिलाएं और 5 पुरुष, 2 महिलाएं और 5 पुरुष। तो इसलिए 1 दिन में उसी काम को कितने लोग करेंगे। अब 1 दिन में तो जाहिर सी बात है, 4 दिन में इतनी टीम कर रही थी और काम कराना 1 दिन में, तो टीम को 4 गुना करना पड़ेगा, जो लेबर है वो 4 गुनी करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम को चौथाई कर दिया, 4 दिन से 1 दिन, तो ये बढ़ा दो, 8 महिलाएं और 4 पंजे 20 पुरुष। अब ऐसे ही करके उधर है 6 पुरुष इस किसी काम को 3 दिन में करते हैं। हमने देखा भाई 3 दिन में किसी काम को करते हैं। अब ये दूसरी टीम में कौन कौन है, 3 महिलाएं हैं फिलहाल और 6 पुरुष हैं, मैंने लिख दिया। वो 3 दिन में इस काम को कर देती है, तो 1 दिन में उसी काम को कितने कैसे करेंगे, तो 3 तियां 9 महिलाएं और 3 छंग 18 पुरुष।
इसका मतलब ये हो गया बच्चों, अगर आप देखोगे तो एक दिन में या तो ये वाली टीम लगा दो 8 महिलाएं और 20 पुरुषों वाली, तो अभी उस काम को कर सकते हैं। और या फिर अगर एक दिन में ही कराना है और 9 महिलाएं और 18 पुरुष लगाओगे तो भी कर लेंगे काम के लिए। चाहे टीम अगर ए लगानी है तो टीम ए में कितने लगाने पड़ेंगे, 8 महिलाएँ और 20 पुरुष, तो अभी वो काम एक दिन में हो जाएगा। 9 महिलाएं और 18 पुरुष लगाए तो अभी उस काम को एक दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यानी हम अगर देखें तो ये 8 महिलाएं, ऐसे लिख लो 8 महिलाएं प्लस 20 पुरुष बराबर हो गए 9 महिलाएं और 18 पुरुषों के बराबर, यानी ये टीम और ये टीम दोनों बराबर हो गई। भाई इन दोनों का इस टीम का एक दिन का काम, इस टीम का एक दिन का काम बराबर है। तो अब अगर मैं इसको पक्षांतर कर लूँ एक प्रकार से, 20 पुरुष माइनस 18 पुरुष का एक दिन का काम, शॉर्ट में लिख दे जाऊँ एक दिन का काम, बराबर 9 महिलाएँ माइनस 8 महिलाएँ का एक दिन का काम। अब इससे क्या बात बनी, यानी 2 पुरुषों का एक दिन का काम बराबर 1 महिला का एक दिन का काम। आप बात को यदि ध्यान से सुन रहे होंगे तो राइटिंग समझ में आ जाएगी, और नहीं तो दिक्कत होती है, दोबारा से देख लेना, थोड़ा जल्दी में लिखा है। इसका मतलब आई क्या चीज़ निकल के है, एक महिला का एक दिन का काम, यानी एक महिला जितना काम करती है वो कितने 2 पुरुषों के बराबर कर रही है। 2 पुरुष भी उतना काम कर रहे हैं, या 2 पुरुषों का काम अकेले एक महिला कर लेती है। इस बात को जिसको मैं कह रहा था, जब सवाल हम करते हैं तो हमें ये ज्ञात करना पड़ता है कि पुरुष और महिलाओं के काम में वर्किंग कैपेसिटी में संबंध क्या है। तो वो संबंध हमें पता लगा कि एक महिला 2 पुरुषों के बराबर काम कर लेती है। बहुत ठीक साहब। अब उन्होंने पूछा क्या है, इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी। अब भाई एक बात समझो, जो तुमने पहली टीम लगाई थी उस पहली टीम में 2 पुरुष और 2 महिलाएं और 5 पुरुष थे, और वो उस काम को कितने दिन में कर रहे थे, 4 दिन में। तो अगर इस टीम में ओवरऑल टोटल महिलाएं लगा दी जाएं, हम ऐसा समझें, तो कितना होगा। अब चलो यहाँ पर 2 पुरुष का काम, क्योंकि हमें पुरुष को महिला में बदलना होगा, तो यहाँ पर 5 पुरुष हैं, तो ये और नंबर थोड़ी दिक्कत रहेगी, आसानी इसमें का हो जाएगी। 3 महिलाएं और 6 पुरुष, 3 महिलाएं और 6 पुरुष किसी काम को 3 दिन में कर रहे हैं, ऐसे समझो। तो अगर मैं यहाँ पर ये सोचूं कि महिलाएं ही लगानी हैं, पुरुष हटा दो, तो अगर 6 पुरुष हटाएंगे तो कितनी महिलाएं लगानी पड़ेंगी। भाई 2 पुरुष हटाते तो 1 महिला के बराबर काम कर रहे हैं, तो 2 पुरुष की जगह 1 महिला, तो 6 पुरुष की जगह कितनी महिला हो गई, 3 महिलाएं। और 3 महिलाएं ये हैं, तो कुल मिलाकर कितनी, अगर आप 6 महिलाएं लगा दोगे तो कितने दिन में काम पूरा हो रहा है, 3 दिन में। देखो फिर से समझ लो, यहाँ पर 3 महिलाएं और 6 पुरुष, 3 महिला प्लस 6 पुरुष, ठीक का। अब ऐसे कर लो, 3 महिला प्लस 6 पुरुष, तो 3 महिला तो हैं ही हैं, और ये जो 6 पुरुष हैं इनकी जगह कितनी हो गई, 3 महिलाएं, यानी बराबर कितनी हो गई, 6 महिला। तो यहाँ देखने की बात यह है कि इन 6 महिलाओं का काम कितने दिन में देखा गया, 3 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो एक महिला कितने दिन में पूरा करेगी, तो भाई बहुत से बड़ा सीधा सा हिस्सा में ये वाला लगा दूँ, महिला दिन, तो ये 6 महिलाएं तो 3 दिन में पूरा कर रही हैं काम को, और 1 महिला होगी तो मानना x दिन में काम को पूरा होगा। अब इसमें एक नियम लगाया मैंने, ये वाला तीर का निशान नीचे लगाया हमेशा। अब इनमें संबंध देखो, अगर उल्टा संबंध है या सीधा संबंध है, जब महिलाओं की संख्या कम करोगी तो दिन बढ़ेंगे, उल्टा संबंध है तो ये तीर ऊपर लग गया। अब यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा, x/3 और बराबर हो गया 6/1, तिरछी गुणा करेंगे तो 6 3 18, यानी कि 18 दिन में 1 महिला उस काम को कर लेगी। और वैसे भी हम समझ सकते हैं, सामान्य थीम से भी अगर मैं समझ में आ गई, अगर 6 महिलाएं हैं और वो इस काम को 3 दिन में कर रही हैं, तो भाई ये 3 दिन में 6 महिलाएं कर रही हैं, तो 1 दिन में कितनी करेंगी, तो जाहिर सी बात है 18 महिलाएं लगानी पड़ेंगी। तो मतलब 1 दिन में अगर कराना होगा तो, और 1 महिला से कराना होगा, कितने दिन में कर रहा है, तो 18 दिन हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा था कि एक अकेली महिला कितना समय लेगी, तो 18 दिन का समय लेगी एक अकेली महिला इस काम को करने में। इसी प्रकार से आगे कहा है पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो देखो अब पुरुष का समय आया, तो अब मान लो पुरुष, अब महिलाओं को पुरुष में बदलना है। अब जैसे ये वाली टीम है, 2 महिलाएं और 5 पुरुष,
तो भैया 2 महिलाएं हटा दोगे तो इनकी जगह कितने पुरुष लगा दोगे? 1 पुरुष से काम चल जाएगा। और 5 पुरुष इस टीम में ऑलरेडी है, यानी कि पूरा कितना हो जाएगा? 6 पुरुष। 6 पुरुष कितने दिन में काम कर रहे हैं? 4 दिन में। तो जब 6 पुरुष, हाँ यहाँ थोड़ा सा एक भ्रम हो गया मुझे, 2 महिलाएं 1 पुरुष के बराबर काम नहीं कर रही, बल्कि 1 महिला 2 पुरुषों के बराबर काम कर रही है। तो 2 महिलाएं जो काम करेंगी वो 4 पुरुषों के बराबर काम करेंगी। तो 2 महिलाओं को यदि हम हटाएंगे तो 4 पुरुष लगाने होंगे। तो 4 पुरुष और 5 पुरुष, ये 9 पुरुष हो गए। तो 9 पुरुष किसी काम को कर रहे हैं 4 दिन में। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ऐसे सवाल बन जाएगा, हम यहाँ लिख देंगे पुरुष और ये लिख देंगे दिन। तो 9 पुरुष काम को करेंगे कितने दिन में? 4 दिन में। तो 1 पुरुष कितने दिन में करेगा? x दिन में करेगा। उल्टा संबंध हो गया। तो x/4 बराबर ये हो जाएगा 9/1, x बराबर 9 चौक 36। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 36 दिन में। यानी एक आदमी लगाओगे उसी कसीदाकारी के काम को 36 दिन में करेगा, जबकि महिला उस काम को 18 दिन में कर लेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा खंड, रोही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुल दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यानी इस प्रश्न में जो दिया है जानकारी उसको हम समझें। रोही के घर की दूरी 300 किलोमीटर है, ये दी है, और ये अपने घर जा रही है, और 300 किलोमीटर दूर घर, कुछ दूरी ट्रेन से जाएगी, कुछ दूरी बस से चलेगी। ये पहली लाइन में ये बात आ रही है। यदि अब आगे 2 कंडीशंस हैं, अगर वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा तय करती है। 60 किलोमीटर चले, मान लीजिए ये ट्रेन से, 60 किलोमीटर ये चली ट्रेन से, ठीक, और शेष चले बस से। तो कितने किलोमीटर बचा? 300 में से 60 घटा दो, 240 किलोमीटर ये बस से। तो 240 किलोमीटर हो गई। अब ये लिख दो, बस बी लिख दिया मैंने खाली। तो उसे 4 घंटे लगते हैं। अच्छी बात है, यानी इसको जो लगे इस कंडीशन में वो 4 घंटे लगे, ठीक। अब अगर हम दूसरी कंडीशन देखें, दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, अब मान लीजिए ये 100 किलोमीटर हो गई रेलगाड़ी से, यानी कि ट्रेन से, और शेष बस से यात्रा करें, तो शेष दूरी कितनी बची भाई? 200 किलोमीटर बची। तो यहाँ के कंडीशन के हिसाब से ये 200 किलोमीटर चले, ये बस से चले, तो इसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। ऐसा करने में 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, यानी कि कुल समय कितना लगेगा? तो कुल समय हो गया 4 घंटा 10 मिनट। 4 घंटा 10 मिनट का मतलब ये हो गया, अगर मैं पूरा लिखूं तो 4 घंटा प्लस 10 मिनट। अब घंटे में घंटा जोड़ा जाता है, मिनट में मिनट, तो 10 मिनट को घंटे में बदलेंगे, 60 से भाग करेंगे तो 1/6 घंटा हो गया। 6 चौक 24 और 1 25, 25/6 घंटा हो गया। तो यहाँ पर जो लिखा जाएगा वो 25/6 घंटा ऐसे मान लो। इस प्रकार से 4 घंटा 10 मिनट को कुल घंटे में बदल के लिखा। 2 कंडीशन हो गई। तो पूछा है रेलगाड़ी और बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली, बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा मान ली, 2 चीज़ें याद कर ली। अब सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। देखो प्रथम शर्तानुसार हम यहाँ पर लिखेंगे 60 किलोमीटर की दूरी इस चित्र में देखो, और ट्रेन से पार करी है, तो 60, अब समय कितना लगेगा? दूरी बटे चाल। 60 किलोमीटर की दूरी किस चाल से? x की चाल से, क्योंकि ट्रेन की चाल कितनी है? x है। 240 किलोमीटर की दूरी और किस चाल से तय करी? बस से गया है, बस की चाल कितनी है? y। 240/y हो गई, दूरी बटे चाल। अब ये भी समय है और ये भी समय है, दोनों समय जोड़ दिया जाएगा, ट्रेन का और बस का द्वारा लिया गया, तो कुल 4 घंटा लगा है, तो 4 आ गया। इसको आप समीकरण नंबर 1 डाल दो। अब ऐसे ही द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त देखो भैया क्या कह रहा है। 100 किलोमीटर की दूरी है
कितनी चाल से चली, x चाल से। 200 किलोमीटर की दूरी y चाल से चली है। कुल समय हो गया ये दोनों, और कुल समय कितना हो गया, 25/6 घंटा, ये हो गया। ये समीकरण 2 हो गया। अब ये 2 समीकरणें हो गई, और इन समीकरणों को हल करने का तरीका पहले प्रश्न में जो 8 खंड हैं उनको अगर आप करके आए हैं तो आप जानते हैं कि ये कैसे हल हो जाएंगे। नहीं जानते हैं तो पुराने वीडियो देख लें और आप इन दोनों सवालों को, फिर इस सवाल को पूरा कर सकते हैं। सवालों को पढ़कर इक्वेशन मैंने पूरा बनवा दिया है। इक्वेशन सॉल्व करना पिछले वीडियो में सिखाया जा चुका है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि इसको आप अंजाम तक पूरा पहुंचा लेंगे। और इस प्रकार 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का ये अध्याय यहाँ पर, जिसमें कि 6 प्रश्नावली थी, पूरा होता है, संपन्न होता है। यहाँ पर उम्मीद है आप इसको NCERT की किताब उठाकर सभी सवालों को बार बार कर देखेंगे, अभ्यास करेंगे। और इसके अतिरिक्त भी जो सवाल मैं वैसे देता हूँ अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन अन्य किताबों के, उनको भी आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यह चीज़ आपकी मैथमेटिकल पावर को डेवलप करेगा। जल्दी ही अगला टॉपिक लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होते हैं।